अस्सलाम वालेकुम। तो कल हम लोगों ने किया था, हम क्या टॉपिक कर रहे थे, डायबिटीज मिलाइटिस के बारे में कर रहे थे। और उसके थोड़े बहुत नहीं बल्कि मेजरली हमने उसका इंट्रो वगैरह, कॉजेस क्या हो सकते हैं, टाइप्स क्या हैं, जो मेजर उसके टेस्ट हैं वो सब क्या हैं, ये सब हमने डायबिटीज के बारे में कर लिया था। लेकिन उसके फिर हमने क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। और मैंने बोला था कि ऑस्मोटिक गेप, सॉरी नॉट ऑस्मोटिक गेप, जो ऑस्मोटिक बेसिकली टॉक्सिसिटी थी या ऑस्मोटिक इश्यूज थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सॉर्बिटोल अक्यूमुलेट हो रहा था। दो जगह पे ज्यादातर ये जो है वो इशू कर रहा था। वो दो जगह मैंने बाद में आप लोगों को एक स्लाइड भी भेजी थी, तो अहमद हमें बताएगा कि सॉर्बिटोल अक्यूमुलेशन कॉजेज क्या दो इश्यूज कराती हैं। एक आप बता दें इन डायबिटिक्स। नहीं, हमने कल तो हाइपर ऑस्मोलर और ये सब पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, जब भी मैं सवाल पूछा करूं तो आप लोग एटलीस्ट इतना किया करें, अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करें और फिर कुछ लाइक जवाब देने की कोशिश करें अपने ही दिमाग में। फिर जब जवाब पता चले तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है या सही है। और अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है, आपका एक्टिव रिकॉल हो रहा है। ठीक है, और ये टेक्निक बहुत ही अच्छी होती है चीज़ों को मेमोराइज करने की। तो मुझे जीशान बताएगा ऑर्बिटल अक्यूमुलेशन क्या करा रही थी, अल्टीमेटली वो क्या करा रही थी इन डायबिटिक्स जो कि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन था। नहीं, शाबाश, क्या बता रहे हैं आप इस्माइल? हाँ, ठीक है, न्यूरोपैथी कराती थी और दूसरा कैटेरिक कराती थी। ठीक है भाई। और माइक्रो एंजियोपैथी उस्मान कौन सी करा हो रही थी डायबिटिक्स में? नो, दैट वाज नॉट माइक्रो एंजियोपैथी। यही तो याद रखने की चीज है। हाँ, स्मॉल वेसल डिजीज कौन सी थी? न्यूरोपैथी थी उसमें एक, दूसरी रेटिनोपैथी थी, तीसरी उसमें थी नेफ्रोपैथी। ठीक है, ये तीनों थी स्मॉल वेसल डिजीजेस। और फिर लार्ज वेसल में क्या आ रहा था हमारे पास? हाँ जैन, आप बताएं। हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो भी हमारे पास जो लिम्ब इस्कीमिया आ रही है, या फिर हमारे पास एमआई आ रहा है, या फिर हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द अक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। और दोनों में बहुत डिफरेंट अक्यूट प्रेजेंटेशन होती है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट प्रेजेंटेशन या दैट डिफरेंस इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, वो सामने बंद कर दें। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन डिफाइंस के टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो रही है। और एब्सेंस ऑफ लाइक, अच्छा आप लोग कर लो कर। अच्छा ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन का ना होना जो है वो क्या डिफाइन कर रहा होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का होना या नहीं होना। उसका रीजन कैसे, हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं ना, उनके अंदर बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं होती है मुबशर। जब हमने पढ़ा था इंसुलिन नहीं होती है, तो इंसुलिन नॉर्मली क्या कर रही होती है फैजान? इंसुलिन ये कर रही होती है कि वो क्या रही होती है, ग्लूकोज को तो कम करती है लेकिन लाइपोजेनेसिस कराती है। और क्या, प्रोटियोजेनेसिस करा रही होती है, अमाइनो एसिड का अपटेक बढ़ाती है, प्रोटीन को बना रही होती है। और क्या करा रही होती है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। अब टाइप 1 डायबिटिक्स के अंदर बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं है, तो उनके यहाँ क्या ज्यादा इफेक्टिव होगा, ग्लूकागॉन। इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूअसली उनके अंदर क्या हो रही है, लिपिड टूट रहा है, क्योंकि उसके इनहिबिट करने वाला कोई है ही नहीं, इंसुलिन होता था मेजरली हमारे पास। दूसरा क्या हो रहा है अहमद, उनके पास कंटिन्यूअसली प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, कंटिन्यूअसली लिपिड ब्रेक डाउन हो रहा है, और एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज है। अब ये लोग वैसे तो ठीक रहते हैं भाई, ठीक है, उनको पोलीडिप्सिया हो रहा है, उनको पोलीफेजिया हो रहा है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है। और टाइप 1 वाले दूसरा क्या इशू होता था, उनका वेट लॉस हो रहा होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर उनको कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गई। स्ट्रेस कैसे? फॉर सपोज कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, स्लीप डिप्रीवेशन है, कोई जो है वो बहुत ज्यादा थकावट है। फिर हम चले जाते हैं, कोई उनको इलनेस हो गई, कोई वायरल हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो वो क्या कराएगा, अब होता ये है कि हमारा कॉर्टिसोल और हमारे जो दूसरे फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स वाली चीजें हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं।
और वो क्या करती हैं, अल्टीमेटली बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज, और वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स वाले उसको और ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, और ज्यादा लाइपोलाइसिस हो रही है, और ज्यादा क्या हो रही है, ग्लूकागोन अपना असर दिखा रहा है, और प्रोटीन भी टूट रही है। तो दिस अल्टीमेटली एक नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या हो रहा होता है, जेन वो कवर अप कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो रही है, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द डिपोजिशन ऑफ दोज कंपोनेंट्स जो कि आगे चल के क्या कराते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कोई नाम याद है किसी को? बीटा ब्यूट्रिक एसिड या हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको काम जरूर ये याद रखना है कि ये कहां से ड्राइव हुए थे, ये फ्रॉम दी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब जैसे ही वो बढ़ना स्टार्ट होंगे, भाई अभी स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, एसिड बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, तो क्या होगा, बॉडी का बफरिंग मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बॉडी का बफरिंग मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली ये क्या, एक ऐसी सर्टेन लेवल्स पे पहुंचेंगे कि बाइकार्बोनेट भी अब कम हो गए, और पेशेंट क्या डेवलप करने लग जाता है, एसिडोसिस। शाबाश। तो दिस वाज द बेसिक, अगर मैं बोलूं, मोस्ट सिंप्लीफाइड पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो एसिड प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बिल्डअप हो रहे हैं, पेशेंट क्या डेवलप करना शुरू करेगा, ब्लड की पीएच कम होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड द पेशेंट विल स्टार्ट हैविंग लाइक व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम द नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, उसके बाद वो कहाँ जाता जाएगा, कंफ्यूजन, डिक्रीज एक्टिविटी, उसको पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया तो ऑलरेडी सब हो रहा था, एंड उसकी कंपनसेशन में जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसकी कंपनसेशन में पेशेंट क्या डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और वो कैसे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा होता है ज्यादा से ज्यादा, और वो कैसे करेगा, थ्रू हाइपर वेंटिलेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टमोल ब्रीथिंग। यानी जो वो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के साथ उसको कंपनसेट करना चाह रही है हमारी बॉडी। तो ये क्या कर रहा है, ये था सारा किसकी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डीकेए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमारे पास पेशेंट कैसे आता है, बोलते हैं भाई ये डायबिटिक पेशेंट था, a 50-year-old elderly known case of diabetes and hypertension, currently on insulin therapy and antihypertensive. ठीक है, presented in the ER with the complaint of what, abdominal pain, vomiting and nausea episodes. He is now presenting as confused in delirium, और he is not responding to जो है वो commands, और उसका जीसीएस बहुत ड्रॉप है, 12 पे है या 10 पे है। और जब हमने इनकी एबीजीज कराई है तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर लाइक हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। The patient attendant further gives the history of that patient had like recent UTI 3 days ago and he is currently on antibiotics for that. तो इस पेशेंट को क्या हुआ है भाई, बैकग्राउंड में उसकी डायबिटीज थी, और उसके बाद उसको क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है, उस बॉडी को स्ट्रेस मिली है, एंड अल्टीमेटली दैट लीडेड टू व्हाट, डायबिटिक केटोसिडोसिस। अब हम यहाँ से पूछेंगे या समझेंगे कि भाई फैजान हमारा हाउस ऑफिसर है, उनके पास आया है एक पेशेंट किसके साथ, डीकेए के साथ, और सबसे पहले आप इनको क्या करोगे? हम अभी, हमें नहीं पता, हमें हिस्ट्री दी है उन्होंने, एग्जामिनेशन हो गई। एग्जामिनेशन में इस पेशेंट को क्या मिल रही है, फ्रूटी ओडोर मिल रही है। ठीक है, और पेशेंट लिथार्जिक है, कंफ्यूज्ड है, और मुझे जो है वो विजिबली उनकी जो है वो यूरिन भी नजर आ रही है थोड़ी बहुत, उन्होंने गलती मतलब पास आउट हो गई है, नॉट गलती से, क्योंकि वो बेहोश थे। ठीक है, और अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम इन पेशेंट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका आरबीएस लेंगे, दूसरा हम इनके क्या लेंगे, एबीजीज लेंगे, इनको जो है वो सेचुरेशन, पल्स और स्टेट्स लेंगे, जो हमें बेसिक पढ़ाया जाता है कि एबीसीडी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें सारी ये चीजें मिल जाएंगी, हमें जो है वो साथ में हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी करा लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ये जो डीके का पेशेंट आ रहा है वो क्या, बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट्स में।
और H+ तो हो गया, और पोटेशियम। ठीक है भाई, ये कराएंगे, हमें पता चल गया है, वी हैव मेड द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब हम क्या करेंगे इस पेशेंट में अहमद, डायग्नोसिस हो गई है, हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अराउंड 312 mg पर डेसीलीटर। अब क्या करेंगे, कोई बताएगा? हाँ, सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स, जिसमें आईवी फ्लूइड, ये बात बाय हार्ट आप सब लोग याद रख लें, जब भी पेशेंट आता है जो पहला आईवी फ्लूइड दिया जाता है हमेशा क्या दिया जाता है, जिसको जब भी वर्ड आए ना आईवी फ्लूइड रिसस्टिकेशन, तो आपने क्या देना होता है, भले वो डायरिया का हो, वॉमिटिंग का हो, डीके का हो, हाइपर ऑस्मोलर कोमा का हो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का हो, जो पहला फ्लूइड आप लोग देते हैं हमेशा याद रख लो हम नॉर्मल सेलाइन देते हैं। ठीक है भाई, तो इनको क्या हम अटैच करेंगे, नॉर्मल सेलाइन एंड इंसुलिन। दूसरा हम कैसे, जैसे ही वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज, तो हम क्या करेंगे, उनको डेक्सट्रोज भी साथ में बाद में अटैच कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रियली अपॉन द लेवल्स ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होती है इन पेशेंट्स के अंदर, वो होती है पोटेशियम लेवल्स। अब क्यों भाई, देखो, इंसुलिन नॉर्मली इतना समझ लो अभी कि क्या कर रही होती है, पोटेशियम को कंटिन्यूअसली सेल के अंदर भेज रही होती है। ठीक है, अब इस पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, थोड़ी सी 3-4 दिनों की हिस्ट्री है, ऐसे तो नहीं है कि अचानक डेवलप हो गया, या चलो एक दिन की तो होगी। अब वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, यूरिनेशन और जो भी उसका क्या हो रहा था कंटिन्यूअसली, जो इंसुलिन ना होने की वजह से सेल्स से पोटेशियम कंटिन्यूअसली बाहर तो जा रही थी, अंदर नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करती है स्माइल, सेल्स में क्या करती है, पोटेशियम को अंदर भेजती है। तो ओवरऑल तो उसका बॉडी का लॉस हो गया है पोटेशियम का। क्यों? रीजन मैंने बता दिया, ये अभी का नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया कि क्योंकि पोटेशियम अंदर नहीं जा पा रही, तो पेशेंट में प्रेजेंट उस वक्त इन अक्यूट सेटिंग हाइपरकेलीमिया के साथ, बट हिज ओवरऑल जो बॉडी में पोटेशियम है, स्टोर है, वो कम है। तो जैसे ही हम इन पेशेंट्स को क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन क्या करती है, डंप्स द पोटेशियम इनटू द सेल्स, और ये दिस पेशेंट में डेवलप क्या, हाइपोकेलीमिया। तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी पोटेशियम रिप्लेसमेंट भी करते हैं। ठीक है, और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, ये थोड़ी सी मेडिसिन की बात है, अगर उसकी लेस देन 3.5 से पोटेशियम है तो आप इंसुलिन भी नहीं दोगे पहले, यू विल लाइक बी सीइंग टू द पोटेशियम रिप्लेसमेंट फर्स्ट। अगर 3.5 से कम है, मतलब लोअर रेंज से भी कम है, और अगर 5.3 से ऊपर है तो आप क्या करोगे, अभी नहीं देनी है पोटेशियम रिप्लेसमेंट। और अगर 3.5 टू 5.3 है तो फिर आप अकॉर्डिंग टू द उनके जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको देखते हुए वो करोगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात। हमने क्या किया, इंसुलिन, आईवी फ्लूइड्स, एंड इफ वी सॉ लाइक वी नीड, अगर हमें पोटेशियम रिप्लेसमेंट करनी है। व्हाट वाज द प्राइमरी इशू जिसने इस डीकेए को वो किया, पर्सिपिटेट किया? हाइपोइंसुलिनिया तो उसको पहले से था ना, इन्फेक्शन ने किया, इन्फेक्शन ने किया था ना। हमने क्या डिस्कस किया, पेशेंट को क्या था, यूटीआई। तो साथ में और क्या दोगे, ये टीचर्स आपसे, आई डोंट नो, टीचर्स वांट टू लिसन दिस फ्रॉम द स्टूडेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, कि भाई हम उसको साथ में क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स भी देंगे। इसका एक तो रीजन ये है कि हो सकता है उस इन्फेक्शन ने प्रेसिपिटेट किया था। दूसरा, जब भी पेशेंट डी के स्टेट में जाता है, यानी एसिडोटिक एनवायरमेंट में जाता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज रहता है, तो पेशेंट का हमेशा इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, और ही हैज लाइक अहमद एलिवेटेड रिस्क ऑफ डेवलपिंग सिवियर इन्फेक्शंस। तो इस वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, इन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स भी दे रहे होते हैं। आई होप के डी के आप लोगों को समझ आ गया कि बेसिकली क्या हो रहा था और हम मैनेज कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, जिसका अक्यूट कॉम्प्लिकेशन कौन सा प्रेजेंट कर रहा होता है, नॉन कीटोटिक, नॉन कीटोटिक डायबिटिक एसिडोसिस। ठीक है भाई, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ग्लाइसेमिक, नॉन कीटोटिक डायबिटिक एसिडोसिस, या फिर आपके बुक ने इसको बहुत आसान लफ्जों में लिखा हुआ है, व्हाट, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट।
ठीक है भाई, आसान कर दिया, क्योंकि इसमें एसिडोसिस का कंपोनेंट इतना ज्यादा नहीं आता। अब होता क्या है भाई, फॉर सपोज 50-year-old obese patient known case of hypertension or having family history of diabetes, his father and grandfather has like type 2 diabetes, presented in the OPD, in the ER balke, with a complaint of what? Confusion, one episode of seizures, or patient currently he is like lethargic. His wife is giving history of like he was having severe vomiting episodes before, and before that he was having like he was drinking a lot of water and he was having a lot of urination. और पेशेंट डिज नॉट हैव एनी एंटी जो है वो क्या ग्लाइसेमिक या एंटी जो है वो डायबिटिक कोई भी दवाई वगैरह नहीं ले रहा। जब हमने इनका क्या किया है, ब्लड ग्लूकोज किया है, तो वो है 650 mg/dL। और उसके इलेक्ट्रोलाइट क्या बता रहे हैं, जब भी मैं ये इस तरह की बातें बोला करूं तो उन वर्ड्स पे गौर किया करें कि मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं, उसके बिहाइंड एक रीजन होता है। एंड जब हमने क्या किया है, उनकी सोडियम लेवल्स किए हैं, तो हमें कितने मिल रहे हैं, 147। ठीक है। और जो है वो पेशेंट हमें लिथार्जिक है, जीसीएस कम है, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? डीके की थी वही देंगे, शाबाश। फिर डॉक्टर होने का क्या फायदा? ओके, सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम हेयर? सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं ताकि आप दोबारा ऐसे ना बोलो। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड दिस हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट इज कि भाई होता क्या है, टाइप 2 डायबिटीज वाले इंसुलिन तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मसला क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही होती है उनके अंदर। ठीक है भाई, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से चलो थोड़ा बहुत तो असर कर, ये तो लाइपोलाइसिस इतनी खराब नहीं होती है, जो अमाइनो एसिड की लाइसिस है इतनी खराब नहीं होती है, तो इस वजह से वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तो नहीं डेवलप करते। बट उनके अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था इनमें जो पोली यूरिया है डायबिटिक्स में क्यों होता था, क्यों? क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है तो किडनीज क्या करती हैं, उसको एक्सक्रिएट आउट कर रही होती हैं, और जब यूरिन में उसको एक्सक्रिएट आउट कर रही होती है ग्लूकोज को, तो किडनीज के साथ क्या हो रहा होता है, वो मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर भी यूरिन में लॉस कर रही होती है अलॉन्ग विथ सोडियम। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस का क्या मतलब है कि कोई ऑस्मोटिक सब्सटेंस क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन करा रहा है। एक दवाई है जो कि ऑस्मोटिक डायूरेसिस करा रही होती है, कौन सी? एक तो डायूरेटिक्स भी करते हैं बल्कि, ठीक है, और मेरे ख्याल से मैनेटोल भी ऑस्मोटिक डायूरेसिस करा रही होती है। ठीक है भाई, डायूरेटिक्स भी करा रहे होते हैं और मैनेटोल भी करा रही होती है। ठीक है, बहरहाल हमारा टॉपिक ये था कि इनमें हो क्यों रहा है भाई। देखो अब क्या हुआ, उस एलिवेटेड ग्लूकोज की वजह से 150, 200, 250, 300 तक तो खैर था, जब वो 400, 500 और 600 पे जाने लगता है तो बहुत ज्यादा मैसिव वाटर लॉस हो रहा होता है। सोडियम तो होता ही होता है, लेकिन वो कंपेयर टू द वाटर बहुत ज्यादा कम होता है। तो मिसिव वाटर लॉस की वजह से अल्टीमेटली उस पेशेंट के अंदर क्या डेवलप होता है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन और हाइपरनेट्रीमिया। अब सोचो इस्माइल, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन होगी तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा अहमद कम हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट कम होगा तो एंड ऑर्गन डैमेज होगा, एंड ऑर्गन डैमेज होगा तो वो सारे पेशेंट्स को कंफ्यूजन, डिलीरियम और ये सारी स्टेट्स में आ रहा होगा, हमारे पेशेंट लिथार्जिक। ठीक है, एंड दिस कैन अल्टीमेटली, अगर ये बहुत सिवियर हो जाए तो ये क्या कर रहा होता है, दिस कैन लीड टू व्हाट, कोमा एंड डेथ। ठीक है, और सीजर्स क्यों हो रहे थे, देखो वाटर लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, बॉडी में सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इंक्रीज सोडियम कंटेंट कैन लीड टू सीजर्स। अब बताओ इसमें प्राइमरीली पैथोलॉजी क्या थी अहमद? वाटर लॉस हो रहा था, बॉडी फ्लूइड्स लॉस हो रहे हैं। तो द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इन हाइपर ऑस्मोलर स्टेट इज आईवी फ्लूइड्स, नॉट इंसुलिन। ये बात आपने याद रखनी है। क्या दे रहे होते हो आप उनको, नॉर्मल सेलाइन दे रहे होते हो। ठीक है, बाद में अगर ग्लूकोज कम नहीं हो रहा एंड पेशेंट इज लाइक, आपको नीड फील हो रही है, तो फिर आप लोग उनकी क्या करोगे,
इंसुलिन रिप्लेसमेंट करोगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट दीज टू कंपोनेंट। और अब आप लोग इन दोनों चीजों को रीड दे दें। आई होप सो कि आपको समझ आ जाए। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ना। प्राइमरीली अभी क्या इशू है पेशेंट का? फ्लूइड का मसला है। व्हाई वी डोंट गिव इंसुलिन इन अक्यूट स्टेट टू दिस पेशेंट? भाई देखो, हमने ये बात तो पढ़ी है ना, इंसुलिन क्या करेगी? ग्लूकोज को कम कर देगी। दूसरा क्या कर देगी? पोटेशियम को कम कर देगी। ठीक है। दिस पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग सिवियर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज, सिवियर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन। आते ही हमने उसको क्या दे दिया? इंसुलिन। तो हमने क्या कर दिया? ग्लूकोज को ब्लड में से निकाल दिया, पोटेशियम को सेल्स के अंदर डाल दिया। जैसे ही ग्लूकोज निकलेगा तो वो एक ऑस्मोटिक सब्सटेंस है, और ज्यादा क्या होगा? इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो थोड़ा बहुत ऑस्मोटिक बैलेंस ब्लड के अंदर बचा है वो भी खराब हो जाएगा इंसुलिन देने से। तो पहले हम इस वजह से क्या करते हैं? उनको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स आरबीएस, हम डिसाइड करते हैं कि उसको इंसुलिन दें या नहीं। समझ रहे हो? यार आपने डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज उसका कम कर दिया तो क्या होगा? और ज्यादा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम में से फ्लूइड कहाँ जा रहा होगा? एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो फ्लूइड होता है वहां पे जा रहा होगा। समझ रहे हो? ग्लूकोज को फॉलो करेगा ना, क्योंकि वो ऑस्मोटिक सब्सटेंस है। ठीक है। आई होप सो कि समझ आ गई। आप लोग भी काइंडली रीड दे दें और फिर हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है, हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, विच इज हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज मेलाइटिस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स इन कोई भी इंसान हो। तो द रीजन बिहाइंड वाज कि या तो पेशेंट क्या कर रहा है, इंसुलिन ज्यादा उसका डोज है। कोई भी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आता है तो हम उसको इनिशियली इंसुलिन देते हैं, और इंसुलिन का ये बड़ा नुकसान होता है कि अगर उन्होंने डोज ज्यादा ले लिया तो दिस कैन लीड टू क्या? हाइपोग्लाइसीमिया। तो डोज एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होती है। दूसरा क्या कि पेशेंट ने आगे चल के, एक नॉर्मल पेशेंट था हमारा, इंसुलिन के साथ कंप्लायंट था, एंड ही डेवलप्ड लाइक लेटर ऑन एक एल्डरली पेशेंट, एंड ही डेवलप्ड रीनल फेलियर या लिवर फेलियर। तो इंसुलिन की क्या है, हाफ लाइफ हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गई, वो इतनी एक्सक्रिएट आउट नहीं हो रही। तो दिस अल्टीमेटली कैन लीड टू हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड। कोई यंग सा बच्चा है और ही इज लाइक एथलीट है, या वो ही लाइक्स जिम या इस तरह से, और इंसुलिन लेने के बाद उसने खाना तो खाया था बट लाइक वो करने चला गया, तो उसकी क्या होगा कि उसकी ऑटो रेगुलेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, एंड इवन ही कैन डेवलप हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स। या डायबिटिक्स, अगर आपको पता हो, वो बोलते हैं कि भाई हमने इंसुलिन ली थी, जल्दी जल्दी में खाना खाया और हम निकल गए, तो उनको भी हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड हो सकता है। तो दिस ऑल लीड्स टू अ सर्टेन प्रेजेंटेशन जो कि स्टार्ट होती है विद द ट्रिमर्स, with tachycardia, with nausea, and ultimately अगर वो बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए तो वो क्या करा रही होती है? This can lead to confusion and coma and even death, because body needs glucose, brain needs glucose। ठीक है। कीटोन्स तो ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, स्पेशली आरबीसीज हैं, वो क्या, दे लाई स्ट्रिक्टली, दे डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। ब्रेन भी जो है वो कीटोन्स इतनी जल्दी तो नहीं बनाता ना। अगर वैसे वो डीकेए में जाता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं, तो वो उसको पता है कि ग्लूकोज कम है और फिर डीकेए होना है और ये सब चीजें ना। यहाँ पे तो अचानक से ग्लूकोज का क्या हो गया? शट डाउन हो गया। तो हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका क्या ले रहे होते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। अगर आरबीएस कम है तो सबसे पहले हम उनको देते हैं आईवी डेक्सट्रोज। ठीक है। बट दैट इज लाइक कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द आईवी डेक्सट्रोज। और अगर विच दैट इज नॉट अवेलेबल, वी गिव पेशेंट व्हाट? इंट्रामस्कुलर ग्लूकागोन। और आपके घर में कोई एल्डरली है, आपके नेबर में कोई एल्डरली है, ही इज डायबिटिक और हाइपोग्लाइसीमिया है, बट ही इज स्टिल कॉन्शियस, तो आप उसको क्या दोगे? ग्लूकोज टेबलेट्स दे सकते हैं, या फिर कोई जूस वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इनिशियल जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया के क्या होते हैं? लाइक डायाफोरेसिस, ट्रिमर्स और ये तरह से ना। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास एक क्या आता है पेशेंट, एक अनकॉन्शियस पेशेंट आता है ना, तो ईआर में सबसे पहले फिजान क्या करा रहे होते हैं? जब
बोल रहे होते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस बने होते हैं कि भाई आरबीएस कराओ। क्यों? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इज अ लाइक कॉमन कॉज ऑफ क्या, अनकॉन्शियसनेस इन लाइक कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स भी है, आम पेशेंट्स भी हैं। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया कहाँ कहाँ हो सकती है? हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर प्रोन इन अल्कोहलिक्स पेशेंट्स, हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर प्रोन इन लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर पेशेंट्स, हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर प्रोन इन मलेरिया इन्फेक्शन वालों को भी हो रहा होता है, जहां पे आरबीसी का बहुत ब्रेकडाउन होता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट को पुट करते हैं एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हाट, hypoglycemia. Those patients who are on TPN, total parental nutrition, जो कि ICU patients है, उनमें भी hypoglycemia हो रही होती है। तो do you know we like there is 2 to 4 hourly हम उन patients की क्या कर रहे होते हैं, RBS कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, एक और चीज में डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये कि हाइपोग्लाइसीमिया के दो और मेजर कॉजेज भी हैं। एक क्या, इंसुलिनोमा, इंसुलिन सिक्रेटिंग पेनक्रियाटिक ट्यूमर, और दूसरा एक्सोजीनस इंसुलिन यूज, जो हमने एक डिस्कस कर लिया था। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो पिछले वीडियो सुन लें। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे याद दिला रहा हूँ कि वो कॉजेज भी थे। इंसुलिनोमा हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक और चीज है जो कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर लाइक डिस्कस करनी है, जिसको हम बोलते हैं क्या मुबशिर, विपिल ट्राइड। वो क्या चीज है? कोई बताएगा विपिल ट्राइड क्या चीज होती है? भाई हाँ, जैन बताए। लो ग्लूकोज, यस, एंड ठीक है भाई, हमने ये जो पूरा पढ़ा ना कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लो हुआ, उसको सिम्टम्स आए और हमने उसको ग्लूकोज दिया, वो ठीक हो गया, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, विपिल्स्ट्राइड। सारे इस प्रोसेस को, और वो क्या डिफाइन करता है कि पेशेंट को इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ था, बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया हो गई थी, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, विपिल्ट्राइड। ये एक सिंपल एक टर्म है और आपके इरफान मसूद में लिखा हुआ है, यहाँ पे भले आप ना लिखो। ठीक है, तो आप अब इंसुलिन को रीड दे दें, और सॉरी हाइपोग्लाइसीमिया को रीड दे दें, तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। होता क्या है, हमारे कुछ बॉडी में स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। अब ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं क्या चीज? भाई देखो, होता ये है कि दीज न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स आर बेसिकली ड्राइव फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, और वो वहां पे क्या, कहाँ पे फैले हुए हैं, एपिथेलियम के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, और कहाँ पे, तो ये सेट ऑफ दीज न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। कहाँ से ड्राइव हुए थे, कहां से हुए थे, न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत गौर से समझे। अब ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, उसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर सपोज क्रोमोफिन सेल्स ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। फॉर सपोज द इंटेरोक्रोमोफिन सेल्स ऑफ द गट। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पे होते हैं, जो खुद इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स हैं, ग्लूकागॉन सिक्रेटिंग सेल्स हैं, कहाँ पे होते हैं ये, सोमेटोस्टेटिन सिक्रेटिंग सेल्स हैं। ये सारे भी कहाँ पे होते हैं, ये पेनक्रियास के अंदर होते हैं। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। एंड इवन जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो रहा होता है, या सॉरी स्मॉल सेल कार्सिनोमा के सेल्स होते हैं जो लंग्स में होते हैं, वो भी क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब भाई मैं ये इतना क्यों बता रहा हूँ, देखो क्या होता है, जब भी ये ट्यूमर्स होते हैं विच आर लाइक न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के ओरिजिन वाले ट्यूमर्स होते हैं, तो इनसे क्या हो रहा होता है इस्माइल, इनके अंदर आपको पता है न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगा, न्यूरॉन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगी। फॉर सपोज न्यूरॉन्स के अंदर सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के अंदर जीशान क्या होता है, क्रोमोग्रेनिन ए। ठीक है, और क्या होता है, एक एनोलेज प्रोटीन है जो कि सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर होती है। इसके अलावा क्या है, एक साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं साइनेप्टोफाइसिन। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, भाई देखो, जब भी ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होंगे, भले वो कहां पर है, पेनक्रियास के अंदर है, भले वो जीआई के अंदर कार्सिनोइड ट्यूमर है, भले वो कहां पर है, लंग्स के अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, भले वो मेड्यूला के अंदर फियोक्रोमेटोसाइटोमा है, इन सब के ट्यूमर मार्कर्स कौन से होंगे,
यही क्रोमोग्रेनिन ए, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज और साइनेप्टोफाइसिन। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? आई होप सो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को समझ आ जाए। अब एक और बात हमें डिस्कस करनी है, वो आप लोग पिक्चर देख लो। देखो होता क्या है, ये जो ज्यादातर ये वाले न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है ना, ये अपनी सीक्रेशंस कहाँ से बना रहे होते हैं? अपनी पेप्टाइड्स से बना रहे होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से बना रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर ऊपर वाले एरो को देखें, ठीक है, अगर हम सबसे पहले ऊपर ऊपर वाले एरो को देखें, ये वाले को, ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, फिनाइल एलेनिन एक हमारा क्या है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है या अमाइनो एसिड खुद है, और उससे अल्टीमेटली क्या बन रहा है? टायरोसिन बन रहा है। ठीक है, टायरोसिन से देखो क्या बन रहा है हमारे पास? थायरोक्सिन। याद है हमने उसमें पढ़ा था कि थायरोक्सिन क्या बना रहा होता है? हाँ ठीक है, थायरोग्लोबुलिन बन रहा है, ठीक है, थायरोक्सिन से। ठीक है, थायरोक्सिन देखे, फिनाइल एलेनिन क्या करा रही है हमारे पास? बना रही है दिस टायरोसिन, और टायरोसिन क्या बना रहा है अल्टीमेटली? थायरोक्सिन। ठीक है, और आगे चल के वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? डोपा में। एंड डोपा देखो क्या बना रही है? मेलानिन। हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? दीज आल सीक्रेशंस जो कि एंडोक्राइन है, वो कहाँ से ड्राइव हो रही है? ज्यादातर हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स से। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? मेलानिन बन रही है, मेलानिन से क्या? डोपा से अल्टीमेटली फिर डोपामीन, एंड डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मैं ये हाईलाइट नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक और चीज है इसके अंदर, ये ट्रिप्टोफेन वाला। ठीक है, अब आप लोग देख लो, ट्रिप्टोफेन एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशान क्या है? हमारा अमाइनो एसिड है, और इससे क्या बन रही होती है? इससे दो चीजें, एक क्या बन रहा होता है? नियासिन, और दूसरा क्या बन रहा होता है यहाँ से? सेरोटोनिन। ठीक है, एक क्या बन रहा है वहां से, और दूसरा वहां से क्या बन रहा है? हमारा सेरोटोनिन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सेरोटोनिन अल्टीमेटली क्या बना रहा है? मेलेनिन। अब मैं ये इस पे इतना क्यों आप लोगों का टाइम अगर बोले तो वेस्ट कर रहा हूं, तो एक बात समझ लें कि ट्रिप्टोफैन जब भी क्या बना रही होगी? सेरोटोनिन। और अगर कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी होगी जिसमें ये हमें क्या चाहिए होगा? ये सेरोटोनिन बहुत ज्यादा चाहिए होगा, आई एम सॉरी फॉर द पुअर मार्किंग, तो क्या होगा? ट्रिप्टोफैन अल्टीमेटली कम हो जाएगा बॉडी में, और नियासिन जो है वो क्या होगी? बॉडी में डेफिशिएंसी होगी। समझ रहे हो? वो जैसे हमने कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में पढ़ा था, एक तरफ ज्यादा जाएगी तो दूसरी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ट्रिप्टोफेन से जब सेरोटोनिन बहुत ज्यादा बन रहा होगा, तो हमारे अंदर नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और नियासिन इज एन इंपॉर्टेंट विटामिन बी 3 है हमारे पास। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि बॉडी की एनर्जी को ड्राइव कर रहा होता है। और अगर नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो अहमद क्या हो रहा होता है हमारे अंदर? डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्माटाइटिस। और इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? प्लेग्रा या प्लेग्रा, जो भी आप बोले। ठीक है, इतना काफी है। और बाकी अगर देखना चाहें तो ग्लूटामेट से क्या बन रहा है? गाबा बन रहा है, और अर्जिनिन जो है वो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बनाती है। हमारे लेक्चर के लिए इतना ही काफी था। अब आगे चल के हम एक ट्यूमर डिस्कस करेंगे कि ट्रिप्टोफेन से क्या बना रहा होगा? वो कंटिन्यूअसली सेरोटोनिन बना रहा होगा, और उस ट्यूमर का नाम है कार्सिनोइड ट्यूमर, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, लिख लिख के एक दूसरे को बताना छोड़ो, इधर सुन लो, अब काम की बात है। इस लेक्चर में हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट की थी। क्या चीज स्टार्ट की थी? वही हमारे आगे टॉपिक को ड्राइव करेगी, कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो कि बॉडी में डिफरेंट जगहों पे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में। और वो हमारे पास अहमद, डॉक्टर अहमद जो है हमारे बहुत अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बनेंगे इंशाल्लाह। और उनके पास एक पेशेंट आया है, या पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट बनेंगे। और उनके पास एक पेशेंट आया है, जो कि किसकी कौन से सिम्टम्स के साथ आया है? फॉर सपोज 3 year old child presented in the OPD with the complaint of what? With the complaint of आंखें उसकी क्या हो गई हैं? हेमरेजिक हो गई हैं, या फिर ब्लैकिश हो गई हैं। और जिसको हम आसान लफ्जों में क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? रैकून आइज। ठीक है,
उसकी मदर बोल रही है कि अचानक से ही जो है वो ये रेकून आईज इस तरह से काली काली होना शुरू हो गई हैं फ्रॉम द लास्ट 7 डेज। और दूसरा, जब अहमद उसकी एग्जामिनेशन अहमद ने स्टार्ट की है तो वो नोट कर रहा है कि बच्चे की क्या हो रही है, सडन ट्विचिंग ऑफ द क्या हो रही है, आर्म्स हो रही है, लेग्स हो रही है, और आंखों में भी उसको क्या हो रही है, मायोक्लोनस ऐसे नजर आ रहा है, आंखें पूरी निस्टेगमस की तरह हिल रही हैं। सही है। अहमद ने क्या किया, उस पेशेंट की फौरन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन स्टार्ट कर ली। ठीक है। तो अहमद को एक मास नजर आया। अब हाँ, फील हुआ पेल्पेशन पे और नजर भी आया था। ठीक है। जब अहमद ने उस मास को अच्छे से पेल्पेट किया तो दैट मास वाज एक्चुअली क्रॉसिंग द मिड लाइन, पूरे एब्डोमेन में था। अगर हम एब्डोमेन को ऐसे दो कंपोनेंट में करें तो वो मिड लाइन क्रॉस कर रहा था मास। और अहमद ने जल्दी से एक यूरिन टेस्ट करवाया और यूरिन में एक स्पेशल कंपोनेंट देखा तो वो बढ़ा हुआ था, जो कि बेसिकली बाय प्रोडक्ट था केटिकोलामाइंस का। और अहमद ने थ्रू एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एक और चीज भी रूल आउट की, एक और ट्यूमर भी रूल आउट किया, जो कि क्या करता था, मिड लाइन क्रॉस नहीं करता था। तो हम अभी किस ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है। तो एंडोक्राइन जो न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन है उसका एक ट्यूमर जो कि स्पेसिफिकली होता है किसमें, जो हमारे पास बच्चे आते हैं लेस देन 4 इयर्स। पता है बच्चों में 3 तरह के लेस देन 4 इयर्स में ट्यूमर्स कॉमन होते हैं। एक हमारे पास क्या कॉमन होता है, ल्यूकेमिया। दूसरा इंट्राक्रेनियल जो कि ब्रेन के ट्यूमर्स हैं। और तीसरा हमारे पास बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन सॉलिड अगर एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर होता है ना बच्चों के अंदर, मोस्ट कॉमन सॉलिड एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर इन एज लेस देन 4 इज विशान दिस न्यूरोब्लास्टोमा, and it presents as a abdominal mass which crosses midline, and patient have like increased the components of catecholamine breakdown, जो कि क्या कर रहे होते हैं, केटिकुलामाइन के ब्रेकडाउन से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो मैं पढ़ा देता हूँ, सॉरी मैं भूल गया, उसके नीचे ही था। तो उसके ब्रेकडाउन के प्रोडक्ट यूरिन में जो मेटानेफ्रीन्स है, वीएमए है, एचएमए है, वो बढ़ा हुआ होता है। ठीक है। तो वो ये सारा किस तरफ कर रहा होता है, दिस अल्टीमेटली पॉइंट्स टुवर्ड्स द न्यूरोब्लास्टोमा। और अगर हम इस ट्यूमर की क्या लेंगे, हिस्टोलॉजी लेंगे, तो हमें कौन से मार्कर्स मिलेंगे। देखो हमने आसान कर दी थी ना टॉपिक को। शाबाश। एल्डो, ठीक है, समझ में आ गई। इनोलेज, क्रोमोग्रेनिन ए वगैरह, इस तरह के हमें क्या मिल रहे होंगे, इन पेशेंट्स के अंदर ट्यूमर मार्कर्स मिल रहे होंगे। एक और चीज है, ये रेकून आइज क्यों हो रही थी, बिकॉज दिस ट्यूमर कहाँ पे मेटास्टेसाइज कर रहा होता है, दिस ट्यूमर लाइक्स मेटास्टेसाइजिंग टुवर्ड्स द बोन। और जब ये ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर लेता है तो ऑर्बिट के गिर्द क्या होता है, हेमरेजेस डेवलप हो रहे होते हैं, और उसकी वजह से इस पेशेंट को क्या हो रहा होता है, रेकून आईज। ठीक है। तो अब ये पेशेंट जो है वो हमारे पास कैसे आया था, और हमने इसको अलग किया था एक इंपॉर्टेंट ट्यूमर से विच आल्सो प्रेजेंट एज एन एब्डोमिनल मास, बट दैट एब्डोमिनल मास डज नॉट क्रॉस मिड लाइन। और पेशेंट उसमें किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है, वो थोड़ा सा 4 साल से बड़ा होता है मुबशिर। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है उसमें, हेमेचूरिया और एब्डोमिनल पेन के साथ। और वो ट्यूमर्स था हमारा कौन सा, हाँ, नो नॉट फियोक्रोमेटोसाइटोमा, विल्म्स ट्यूमर, या विलियम बोल रहे हैं फैजान साहब, बट दिस इज लाइक विल्म्स ट्यूमर। व्हाट इज दिस, वो बच्चों का किडनी का एक ट्यूमर है जो कि हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि वो यूनिलेटरल होता है, ये क्या करता है, क्रॉस कर रहा होता है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, देखो न्यूरोनल चीज है ना, तो वो पूरे पेट में फैली हुई है। किडनी दो होती है ना, तो वो क्या होगी, दोनों तरफ होंगी, तो वो मिड लाइन क्रॉस नहीं करेगा। मैं ऐसे आसानी से याद रखता हूँ। और लिटरली लिटरली दिस, ये बीसीक्यू टेस्ट होगा आपका। ठीक है। ये मिड लाइन और ना मिड लाइन पे सिर्फ इस बात पे ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं क्या, कि विल्म्स ट्यूमर जो है वो मिड लाइन नहीं क्रॉस करता, यूनिलेटरल होता है क्योंकि वो किडनी का ट्यूमर है। और ये दिस न्यूरोब्लास्टोमा क्रॉसेस द मिड लाइन। इतना समझ में आ गया। व्हाट इज द लाइक ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्यूमर इज बेसिकली द सर्जिकल रिसेक्शन। ठीक है। एक और चीज यहाँ पे डिस्कस्ड है, वो चलो हम आगे करते हैं, अब आप लोग इसको देख लें, पढ़ लें। अब हम रीड दे रहे हैं न्यूरोब्लास्टोमा के पेज को।
अब हमारे पास नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट जो है वो डायग्राम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आवाज सबको आ रही है? ठीक है, अब डायग्राम को देख लें जो दूसरी थी उस मोबाइल में ही वही पिक्चर। अब एक चीज देखें, हो क्या रहा था। ये जो हमने पढ़ी थी फिनाइल एलेनीन थी, पिक्चर देख लें सारे मोबाइल में से जो मैंने भेजी थी। ठीक है, ये क्या हो रहा था, ये फिनाइल एलेनीन अल्टीमेटली टायरोसिन और डोपा के थ्रू जाते हुए क्या बना रही थी, तीन इंपॉर्टेंट चीजें बना रही थी हमारी बॉडी के अंदर, जिसका नाम है डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इतना समझ में आ गया था? ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें तो बन गई। अब जाहिर सी बात है हर चीज का बॉडी के अंदर एक ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म होता है उस्मान। ठीक है, अब ये ब्रेकडाउन कैसे होती हैं, COMT एंजाइम के थ्रू। ठीक है, एक तो COMT एंजाइम के थ्रू और दूसरा मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू। अल्टीमेटली ये क्या बना रही होती है हमारे पास, आप बताएं। ठीक है, अल्टीमेटली जब ये क्या COMT के थ्रू और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के थ्रू इनका ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तो ये क्या बना रही होती है, नॉरमेटानेफ्रिन और VMA और HMA। सही है, VMA HMA, और बीच में क्या बन रही है, ये देखिए ये मेटानेफ्रिन्स बन रही है। ठीक है, अब हमने यहां से एक बात बस सीखी है कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन टूट के तीन तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, विच इज HMA, VMA एंड मेटानेफ्रिन। ठीक है, हमें यही सीखना था इस डायग्राम से। अब हम बात कर रहे हैं, आई होप सो कि ये आपको बात याद रहे, तो हम मूव ऑन कर रहे हैं उस्मान, अब सामने आ जाएं सब लोग। ठीक है, हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे दूसरे ट्यूमर पे, और ये ट्यूमर भी आपने प्लीज 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 इसको अच्छे से याद रखना है। वो कैसे प्रेजेंट करता है, एक वर्ड पे जोर दे रहा हूं मैं। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ। आपने मेरी वर्डिंग में एक चीज नोट की थी कि जो टाइप 1 डायबिटीज थी उसमें मैं ग्लूकोज लेवल क्या बता रहा था और टाइप 2 में क्या बता रहा था। जिन्होंने नोट की, अब नहीं की, फॉर सपोज हमारे हाउस ऑफिसर है, टाइप 1 में डायबिटीज में ग्लूकोज मैंने कितना बोला था, एक अंदाजा वैल्यू अपना 300 के, और टाइप 2 में कितना बताया था उस्मान, 600। तो देखो द स्टेम इटसेल्फ डिफाइंस के क्वेश्चनर या एग्जामिनर किस तरफ जाना चाह रहा है। 300 ग्लूकोज जो टाइप 1 डायबिटिक्स है उनमें इतना ही हो रहा होता है, 600 उधर हो रहा होता है टाइप 2 में। तो देखो क्वेश्चन जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, आपको समझ आ जाती है कि एक्चुअली हमसे पूछा क्या जाना जा रहा है। जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, जिसकी एक बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी अच्छी होती है, जिसकी अप्रोच अच्छी होती है ना, उसको दो लफ्ज पढ़ के ही समझ आ जाता है कि इस तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो उसी अच्छे स्टूडेंट को मैं आज एक और वर्ड सिखाना चाह रहा हूँ इन फियोक्रोमेटोसाइटोमा इज एपिसोडिक। What a 30-year-old male patient presented in the ER or in the OPD with a complaint of what? Episodic या recurrent या relapsing what? Hypertension, tachycardia, sweating and headache। जब वो हमारे पास OPD में आया है तो उसको क्या है, बिल्कुल उसका ब्लड प्रेशर ठीक है। ठीक है, और लाइक ही डज नॉट हैव एनी हेडेक और ऐसा कुछ भी, बट ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हमें एक मास फील हुआ है, और दिस पेशेंट इज गिविंग अ हिस्ट्री ऑफ दैट हिज फादर वाज डायग्नोस्ड विथ रीनल सेल कार्सिनोमा। और हमने उसकी जब सीटी कराई है हेड की तो हमें क्या मिल रहा है, हेमेंजोब्लास्टोमास मिल रहा है, हेमेंजियोमास मिल रहा है। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ इस टॉपिक को। तो दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, फियोक्रोमेटोसाइटोमा, और एक डिजीज की एसोसिएशन में मैंने ये दो बातें बोली थी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो भाई बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा ट्यूमर डिस्कस कर रहे हैं विच इज नोन एज फियोक्रोमेटोसाइटोमा अहमद, और ये ट्यूमर है एड्रीनल मेड्यूला का, और ये क्या प्रोड्यूस करा रहा होता है, मैसिव अमाउंट ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, विच लीड्स टू, जब जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तब तब इस पेशेंट को क्या होगा, बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रेकिकार्डिया और हेडेक। अब ये हर वक्त क्यों नहीं हो रहा,
क्योंकि जाहिर सी बात है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हर वक्त एड्रिनल ग्लैंड को नहीं आ रही होती, जब उसको बॉडी को नीड होती है या इस तरह से। इस वजह से ये क्या है, मैंने एक वर्ड आप लोगों को याद रखने के लिए बोला है, विच इज एपिसोडिक वर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक तो ये बात थी, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या बात हमने इसमें डिस्कस करनी थी कि हमने पढ़ा था कि इस पेशेंट की डायग्नोसिस हमें किस किस तरह से करनी है। हम उसके सीरम लेवल्स देखेंगे, सीरम लेवल देखेंगे। नो, वी डू नॉट सी सीरम लेवल्स ऑफ दोज मेटानेफ्रीन्स या वीएमए या एचएमए। क्यों? क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसके लेवल्स क्या होते हैं, फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूरिनरी मेटानेफ्रीन्स की या यूरिनरी वीएमए एचएमए के लेवल्स देख रहे होते हैं, और उससे हमें क्या होता है, दिस इज द डायग्नोस्टिक फॉर इनिशियल टेस्ट है किसके लिए, फियोक्रोमेटोसाइटोमा से। और अल्टीमेटली हम उसको डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं विद एमआरआई और सीटी ऑफ द एब्डोमेन। आई होप सो कि आपको फियोक्रोमेटोसाइटोमा समझ आ गया होगा। और इसमें एक रूल ऑफ टू जो है वो अप्लाई होता है। रूल ऑफ टू है, रूल ऑफ 10 है, सॉरी। तो 10% केसेस में ये क्या होता है, बायलेटरल होता है। 10% केसेस में ये क्या होता है, मेटास्टेटिक होता है। एंड इवन 10% केसेस में ये क्या होता है, ये किस चीज का ट्यूमर है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल ओरिजिन का है ना। तो ये सिंपैथेटिक चेन में कहीं भी डेवलप हो सकता है। और दो इसकी फेवरेट जगह है दूसरी जो कि डिस्कस की जाती है, एक ये ब्लेडर के अंदर कभी कभी डेवलप होता है। पेशेंट क्या बोलेगा, जब भी वो यूरिन करने जा रहा है तो उसको क्या हो रही है, ट्रेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड हेडेक। क्यों? क्योंकि यूरिन करने से ब्लेडर स्टिमुलेट हो रहा है और इसकी वजह से हो रहा होता है। और दूसरा ये कहाँ पे हो रहा होता है, एओर्टिक बाइफर्केशन की जगह पे हो रहा होता है। तो उसका कुछ ऑर्गन ऑफ कुछ नाम लिखा हुआ है, आप लोग बुक से पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट अब उस्मान बताएगा हमें कैसे करेंगे इस पेशेंट की मैनेजमेंट। शाबाश, इस पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हम क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। और इस्माइल के अलावा क्या करेंगे? सही बोल रहे हैं वो, पहले बीटा ब्लॉकर देंगे। सबसे पहले हम इन पेशेंट्स को अल्फा ब्लॉकेज देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेजर इशू क्या हो रहा है हमारे पास, हाइपरटेंशन का इशू हो रहा होता है। अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया तो हमें याद है कि B2 रिसेप्टर्स आल्सो कॉजेज वेजोडाइलेशन। तो हमने क्या दिया, बीटा ब्लॉकर दिए। ज्यादातर हमारे पास क्या होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं। हमने बीटा को भी रोक दिया जो थोड़ी बहुत वेजोडाइलेशन हो रही थी। तो दिस पेशेंट कैन लीड टू सिवियर हाइपरटेंशन अगर हमने इनको स्टार्टिंग में ही क्या दे दिया, बीटा ब्लॉकर दे दिया। तो कभी भी नहीं बोलना बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्राइंडिकेटेड। वी स्टार्ट विथ अल्फा ब्लॉकर्स, देन बीटा पे, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स दी सर्जरी। अब आप लोग भले इसको रीड दे दें आजान के बाद, ठीक है? ऑन कर रहे हैं। तो एक चीज मैंने मिस कर दी थी इन दिस फियोक्रोमेटोसाइटोमा इज अगेन कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम अल्फा ब्लॉकेज दे रहे होते हैं। एंड देन हम मिस नहीं की थी, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसे देख रहे हैं सब लोग। तो देखो, अल्फा ब्लॉकेज दे रहे होते हैं, देन बीटा ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, एंड देन अल्टीमेटली वी प्लान द पेशेंट फॉर द रिमूवल। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली रिमूवल की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि जब हम एड्रिनल ग्लैंड निकाल रहे हैं तो वो स्पिल आउट हो जाए एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, एंड पेशेंट कैन लीड, पेशेंट की क्या हो सकती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एक ये चीज थी। दूसरी ये चीज देखो कितनी आसान हो गई, इसमें हमें ट्यूमर मार्कर्स क्या मिलेंगे, क्रोमोग्रेनिन, नाम याद रख लो ना, एनोलेज, क्रोमोग्रेनिन ए और फेनेप्टोफाइसिन। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई। और आखिरी बात, दिस फियोक्रेमेटोसाइटोमा इज एसोसिएटेड विद अदर सिंड्रोम्स आल्सो। उसमें आप तीन नाम फिलहाल याद रख लो, उनको हम बाद में जरूर डिस्कस करेंगे अहमद। वो कौन से तीन ट्यूमर्स हैं या सॉरी सिंड्रोम्स हैं जिनके साथ दिस फियोक्रोमेटोसाइटोमा इज एसोसिएटेड, इज मैन सिंड्रोम, ठीक है फिलहाल, VHL एक सिंड्रोम है, और तीसरा जो है वो क्या है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, NF1। ठीक है, इनके साथ ये एसोसिएटेड है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लो, बाकी हम डिटेल में अभी मेन सिंड्रोम्स तो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट NF एंड VHL वी विल डिस्कस इन कहाँ पे, न्यूरो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम रीड देने जा रहे हैं।
हम मूव कर रहे हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर अबाउट द न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ पेनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, जिसमें हमारे पास तीन हैं बेसिकली। मेन सिंड्रोम हम बाद में करेंगे ताकि हमें वो पहले समझ आ जाए ट्यूमर्स क्या है, फिर मेन सिंड्रोम बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है भाई? कुछ मिस किया है मैंने? हाँ, वो छोड़ दें, वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पेनक्रियाटिक इनलेट सेल्स ट्यूमर्स। सबसे पहले आईलेट सेल, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मिस्टर इस्माइल साहब। ठीक है, आईलेट सेल ट्यूमर्स को हम पढ़ेंगे जो कि पेनक्रियास के हैं, और उनमें कौन कौन से आ जाते हैं। हमें पता था पेनक्रियास के अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन। तो इंसुलिन वाला इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा एंड सोमेटोस्टेटिनोमा। ठीक है, ये तीन। अब हमें बेसिक फिजियोलॉजी से पता है कि इन ट्यूमर्स का, इन जो बेसिकली सेल्स का काम क्या था। इंसुलिन का भी हमें पता है, ग्लूकागोन का भी पता है, और सोमेटोस्टेटिन का भी। तो अब सोचो वो ट्यूमर्स प्रेजेंटेशन क्या दे रहे होंगे। यही फायदा होता है हमें फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से करने का। ठीक है, तो ये ट्यूमर्स क्या कर रहे होते हैं बेसिकली? भाई, जो इंसुलिनोमा है वो किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है विद द हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, it presents with a Whipple triad. Or how will you differentiate from uh, differentiate it from the other causes of hypoglycemia, like exogenous insulin intake, like taking the जो इंसुलिन सीक्रेटिंग ड्रग्स हैं, उनसे कैसे करोगे आप? शाबाश। एक तो हम इंसुलिन जो एक्सोजीनस है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई देखो क्या होता है, जब नेचुरली हमारे पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है तो साथ में क्या हो रहा होता है, सी पेप्टाइड भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अगर वो एक्सोजीनस ले रहा होगा तो हमें सी पेप्टाइड इतनी बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। और जो दूसरी इंसुलिन सीक्रेटिंग दवाइयां है ना, उनके पता है क्या, यूरिनरी या ब्लड लेवल्स हमें मालूम हो जाते हैं, तो हम उनके ब्लड लेवल्स भी निकाल लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि ताकि कोई खुद से तो नहीं ले रहा। ठीक है, कोई साइकेट्रिक इशू तो नहीं है, कोई इस तरह का पेशेंट तो नहीं है। ठीक है, तो फॉर सपोज किसी गेन के लिए तो नहीं ले रहा वो, तो इससे वो रूल आउट हो जाता है। इंसुलिनोमा के ट्रीटमेंट में हम क्या दे रहे होते हैं? मैंने बोला था जीआई में कोई भी सीक्रेशन हो उसके रोकने के लिए एक ही दवाई है, विच इज सोमेटोस्टेटिन का एनालॉग, जिसका नाम था उस्मान क्या, ऑक्टीरियोटाइड। वो देंगे और अल्टीमेटली हम किस तरफ जाएंगे? रिसेक्शन की तरफ जाएंगे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकागोन का क्या फंक्शन होता है, ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाना। दो यूजेस और हमने पढ़े हैं ग्लूकागोन के, अगर हम बात करें वो यूजेस ये थे कि ये यूज होता है एक तो हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स में इंट्रामस्कुलरली, और दूसरा ये उस्मान कहाँ पे यूज हो रहा होता है, इन द बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी। जब हमारे पास कोई बीटा ब्लॉकर ओवरडोज के साथ आ रहा होता है तो ग्लूकागोन यूज होता है वहां पे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ग्लूकागोनोमा विल प्रेजेंट लाइक, ग्लूकागोन देखो हमारा क्या है, एक केटाबॉलिक हार्मोन था, केटाबॉलिक सिक्रेशन थी, केटाबॉलिक ग्लैंड था। ठीक है, तो ग्लूकागोन बेसिकली हमारी बॉडी में क्या कर रहा होगा, एक तो ग्लूकोज रेज कर रहा होगा, लाइपोजेनेसिस, अमाइनो नॉट लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा होगा, अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन कराता है। तो ना सिर्फ ये ओवर्ट डायबिटीज के साथ प्रेजेंट करेगा, फॉर सपोज अ 40-year-old पेशेंट है, डायबिटीज के साथ आ रहा है, ही इज नॉट ओबेस, he does not have any family history, he has not any like type 1 डायबिटीज मेलाइटिस का कोई भी फीचर नहीं है। फॉर सपोज उसको इनिशियली नहीं आया था, अचानक से उसने क्या किया है एट द एज ऑफ 50-60 years। एक मिनट में इस कॉन्सेप्ट को दोबारा वो करता हूँ। देखो, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस ज्यादातर कब डेवलप हो रही होती है? 30 years से। और वो वाली 40+ में और ओबेज होता है, उसके फीचर्स अलग थे। लेकिन एक पेशेंट को अचानक से डायबिटीज हुई है एंड ही इज नॉट मैचिंग विद द फीचर्स ऑफ व्हाट, दैट टिपिकल सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 या टाइप 1 के साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको क्या हो रहा है, क्रस्टिंग, और क्या एक खराब सा रेश हो रहा है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और इसके अलावा उसकी हिस्ट्री है डीवीटी की। तो दिस इज हाईली सजेस्टिव फॉर व्हाट,
ग्लूकागोनोमा। अब आप बोलोगे ये रैश क्यों बन रहा है? ये रैश इसलिए बन रहा होता है कि बेसिकली मैंने शुरू में क्या बताया, दिस इज द कैटाबॉलिक हार्मोन। इससे बॉडी के अमाइनो एसिड्स यूज हो जाते हैं, बॉडी की जिंक वगैरह यूज हो जाती है। तो इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, बॉडी की हीलिंग और बॉडी की रीग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू क्रस्टिंग अल्सर्स, क्रस्टिंग जो रैश है बॉडी पे वो हो रहा होता है। एंड दिस इज वेरी वेरी हाईली सजेस्टिव फॉर व्हाट, ग्लूकागोनोमा। और अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज सोमेटोस्टेटिन सीक्रेटिंग क्या ट्यूमर। और वो क्या कर रहा होगा, इंसुलिन को रोक रहा होगा, ग्लूकागोन को रोक रहा होगा, और किसको रोक रहा होगा, गैस्ट्रिन को रोक रहा होगा, जो जीआई की सारी सीक्रेशंस है उसको रोक रहा होगा। तो ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा उस्मान? पेनक्रियाटिक सीक्रेशंस नहीं हो रही, अमाइलेज लाइपेज नहीं हो रहा, तो क्या होता है, पेशेंट कैन हैव लाइक, उसकी वजह से फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, डायरिया के साथ। और वो डायरिया कैसी होगी, हाईली लिपिड कंटेनिंग डायरिया होगी। दूसरा क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर एक क्लोरेडिया होगी, यानी HCl प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। तीसरा क्या होगा, दिस पेशेंट कैन डेवलप डायबिटीज ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ व्हाट, सोमेटोस्टेटिनोमा। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, एनालॉग्स देंगे, एंटागोनिस्ट देंगे, या फिर अल्टीमेटली हम जो चीजें हैं वो रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो दिस वाज पेनक्रियाटिक जो हमारे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं। आप इसको रीड दे दें तो फिर हम दूसरे जो है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, विच इज कार्सिनॉइड ट्यूमर। और देन उसके बाद हमारे पास कौन सा ट्यूमर है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम एंड दिस जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कार्सिनॉइड ट्यूमर, एंड देन हम समझते हैं व्हाट इज कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ठीक है, देखो भाई, कार्सिनॉइड ट्यूमर क्या है भाई, ये न्यूरो एंडोक्राइन बेसिकली ट्यूमर है, जो कि कहाँ पे ये सेल्स होते हैं, ज्यादातर ये सेल्स होते हैं जीआई ट्रैक्ट के अंदर, जीआई एपिथेलियम के अंदर मुबश्शिर। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मेजरली सेरोटोनिन, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामिन भी। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल जीआई रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ले और इन सेल्स को जब ये जीआई में होते हैं तो हम इनको नाम क्या दे रहे हैं, इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। ठीक है भाई, इंटेरो फॉर जीआईटी, these neuroendocrine cells are basically in this GI tract में। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। हमारी कैमरा बंद हो गई, ठीक है, इसको शायद हिल गई थी, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बात की, दोज न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स क्या कर रहे हैं, जब हम जीआई ट्रैक में आ रहे हैं तो हम उनको बोल रहे हैं इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स देन। और वो क्या बना रहे हैं, वो तीन चीजें बना रहे हैं, एक सेरोटोनिन, एक ब्रेडिकाइनिन, और तीसरा इस्माइल क्या चीज बना रहे हैं, हिस्टामिन बना रहे हैं। अब अगर इनका कोई एबनॉर्मल ट्यूमर हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर। और वो क्या कराएगा, इन सब की सीक्रेशंस बहुत ज्यादा कराने लगेगा। ठीक है, तो लोकली ये क्या करेगा, जो ब्रेडिकाइनिन है, जो हिस्टामीन है, और जो सेरोटोनिन है ना, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करा रहे होते हैं। ठीक है, तो लोकली इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट, डायरिया। ठीक है, लेकिन फायदा इसका ये होता है कि जीआई की सारी जो ब्लड फ्लो है कहाँ जा रही होती है, लिवर में जा रही होती है। और जब तक ये चीजें लिवर में पहुंचती हैं, इस ट्यूमर की सिक्रेशंस, जिसमें सेरोटोनिन है, हिस्टामीन है, ब्रेडिकाइनिन है, लिवर क्या कर देता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू स्माइल उस सबको ब्रेक डाउन कर लेता है, और बॉडी में कोई भी फिलहाल सिम्टम्स नहीं आते। और जब ये ट्यूमर क्या करेगा, मेटास्टेसाइज करना स्टार्ट होगा इनटू द लिवर। अब क्या हुआ था, जहां पे इस चीज का मेटाबॉलिज्म होता था उसने जाके वहां पे इन्वेट कर लिया। अब ये सीक्रेशंस क्या होंगी, सबसे पहले बॉडी में जाना स्टार्ट होंगी, स्पेशली कौन सी जगह पे, राइट साइड ऑफ द हार्ट से जाके कहां पर जाएंगी ये सीक्रेशन, लंग्स में, और फिर देन दूसरे पूरी सर्कुलेशन में। तो सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन और हिस्टामीन हमारी बॉडी के अंदर क्या करा रहे होते हैं, ये करा रहे होते हैं वेजोडाइलेशन।
ब्रोंकोस्पेजम, और क्या करा रहे होते हैं, एडिमा। तो द पेशेंट विल प्रेजेंट अ 35-year-old patient having chronic history of watery diarrhea, now presenting with the complaint of episodic flushing and wheezing. And on the heart auscultation we are hearing what, a right sided क्या, हार्ट मर्मर। ये क्यों हो रहा था पता है क्यों? क्योंकि ये ट्यूमर अल्टीमेटली कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व पे जाके अपनी वेजिटेशंस बना रहा होता है, और दिस कैन लीड टू दैट रिगर्जिटेशन ऑफ दैट वाल्व। तो ये क्या था, दिस इज व्हाट कार्सिनोइड ट्यूमर, जो कि क्या करा रहा है, अब कार्सिनोइड सिंड्रोम में तब्दील हो चुका है और हमारे पास दीज सिम्टम्स आ रहे हैं। अब एक चीज कंफ्यूज करती थी मुझे भी बहुत ज्यादातर, वो है वीआई पोमा, वेजो एक्टिव पेप्टाइड का ट्यूमर। वो भी क्या है, जीआई का ट्यूमर है। लेकिन पता है क्या, वो भी डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वेजो एक्टिव पेप्टाइड बेसिकली जीआई की मोटिलिटी को बहुत बढ़ा देती है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि इन वीआई पोमा वी हैव ओनली व्हाट, वी हैव ओनली डायरिया का मेजर कंपोनेंट होता है, और इसके अलावा क्या, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा होता है, एंड देयर इज ओनली क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ द डायरिया। अलॉन्ग विथ वीआई पोमा क्या करा रहा होता है, मैसिव अमाउंट ऑफ व्हाट, वो सीक्रेटरी डायरिया होती है, तो उसमें क्या, पोटेशियम लॉस हो रहा होता है। तो व्हाट वी विल फाइंड, we will find hypocalcemia in VIPoma patient, and we will find like wheeze and flushing and right-sided murmur in what, these carcinoid syndrome patients. I hope so कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज व्हाट, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, आप लोगों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा जो, इस्माइल ठीक बोला मैंने, थैंक यू। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ट्यूमर है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, और उसके लिए हमें थोड़ी सी जीआई की बेसिक समझनी पड़ेगी। वो क्या चीज है भाई, देखो, कुछ जीआई में सेल्स होते हैं जो कि क्या सीक्रेट करा रहे होते हैं, गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन अल्टीमेटली क्या कराता है इस्माइल, मोटिलिटी को बढ़ा तो रहा होता है, लेकिन उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, एसिड सीक्रेशन, विच इज HCl सीक्रेशन इन द स्टमक। अब होता क्या है, कभी कभी, और गैस्ट्रिन को कौन सीक्रेट करा रहा होता है पता है, सीक्रेटिन, सीक्रेटिन। ठीक है भाई, सीक्रेटिन टू द गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन टू द HCl। अब HCl के नॉर्मल फंक्शंस तो हैं बॉडी में। अब कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, फॉर सपोज उन गैस्ट्रिक सेल्स का ट्यूमर बन गया, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, गैस्ट्रिनोमा। तो जीशान HCl बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, अब क्या होगा पेशेंट के अंदर, गर्ड होगा, मे बी गर्ड, ओके वी कैन से दैट, बट पेप्टिक अल्सर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और वो अल्सर्स क्या होंगे, अब इस बार क्या है, HCl बहुत ज्यादा है। जब सिक्रेशन बॉडी की जो भी हमने इनटेक लिया था, अब स्टमक से जब ड्यूडेनम में जाना स्टार्ट हो जाता है, तो बाइकार्बोनेट क्या करता है, उस एसिड को क्या, ठीक करना स्टार्ट कर लेता है। ये चलो स्टमक में तो अल्सर्स कर रहा है, लेकिन नॉर्मली क्या होता था कि बाइकार्बोनेट कहाँ पे, ड्यूडेनम में आके किस क्या कर लेते थे, उस जो एसिड है उसको कंपनसेट कर लेते थे। लेकिन इस ट्यूमर में वो बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिस्टल ड्यूडेनम पे हमें क्या, अल्सर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो अल्सर्स क्या पीपीआई से ठीक होंगे, नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज द ट्यूमर जो कि बहुत ज्यादा HCl की सिक्रेशन करा रहा है, विच इज इवन नॉट रिस्पॉन्सिव टू व्हाट, PPIs। और दिस, अगर ये सिंड्रोम डेवलप होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। और इसकी हम टेस्ट क्या करते हैं कि नॉर्मली हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, जब गैस्ट्रिन रिलीज होता है बॉडी में तो सीक्रेटिन कम होगा, लेकिन इस ट्यूमर में क्या होता है, उल्टा सीक्रेटिन बढ़ने लगता है। तो दिस इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे वहां पे होता था ग्रोथ हार्मोन में, कि ग्लूकोज देते थे IGF कम होता था, लेकिन ग्रोथ हार्मोन में उल्टा होता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये ट्यूमर डायग्नोस होता है, और हम कैसे ट्रीट करते हैं इसको, थ्रू ऑक्टीरियोटाइड या थ्रू रिमूवल। दैट्स was all about this topic। और अब आप लोग रीड दे दें जब तक हम अपनी माइक को सेट कर लें थोड़ा सा।
टॉपिक है और जो आज का आखिरी टॉपिक है हम वहां पे मूव कर रहे हैं, विच इज अबाउट मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजियाज और मेन सिंड्रोम्स। ठीक है। अब ये मेन सिंड्रोम्स हैं क्या भाई? ये क्या है कि एक ही पेशेंट के अंदर हमें मल्टीपल एंडोक्राइन ट्यूमर्स मिलते हैं, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या है, मैन है। और हो क्या रहा होता है, बैकग्राउंड में एक जीन म्यूटेशन होती है, उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, एक जीन म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा होता है, वो ट्यूमर्स हो रहे होते हैं। और फिर उस जीन म्यूटेशन के अकॉर्डिंग या ट्यूमर्स के अकॉर्डिंग उसको हमने क्या किया हुआ है, एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया हुआ है या क्लासिफाई किया हुआ है। और वो ट्यूमर्स कौन से हैं, वो क्लासिफिकेशन क्या है, वो मैन 1 है, मैन 2A है और 2B है। ठीक है भाई, ये तीन क्लासिफिकेशंस हैं और ये ज्यादातर क्या होती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं। ठीक है भाई, एक बात तो ये समझ आ गई आपको। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों को इसको याद करने के लिए, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कि याद कैसे हो, मैं एक चीज जस्ट आपको एक न्यूमोनिक से याद कराने की कोशिश करूंगा, विच इज लाइक आपने क्या याद रखना है भाई, P and M। ठीक है, क्या, PM हमारे वजीर आजम साहब। ठीक है, तो क्या याद रखना है, स्टार्ट विथ 3 P's, फिर क्या होगा, 2P 1M आप बोल सकते हो, एंड देन क्या हो जाएगा 1P और 3M भी आप बोल सकते हो या 2M बोलो। ठीक है, क्या बोला मैंने उस्मान, 3 P's, देन 2P 1M, देन 2M 1P। P हमारा कम हो रहा है, M हमारा बढ़ रहा है, ऐसे हमने याद किया था। ठीक है इस्माइल, ऐसे हमने क्यों बोला, ऐसे हमने इस्माइल क्यों बोला था, क्यों, क्योंकि ये ट्यूमर्स जो मेन 1 सिंड्रोम है, जो कि किसकी वजह से होता है, कौन सी जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है, मेनिन जीन की म्यूटेशन से होता है। ठीक है, और इसको दूसरे लफ्जों में आपका इरफान मसूद कह रहा है, दिस इज आल्सो नोन एज वर्मर सिंड्रोम, और मेनिन जीन की म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। और इसके अंदर हमें 3 पीज ट्यूमर्स मिल रहे होते हैं, विच आर पिट्यूटरी, पेनक्रियाटिक एंड पैराथायरॉयड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, व्हाट, पिट्यूटरी, पेनक्रियाटिक एंड पैराथायरॉयड ट्यूमर्स। हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, एंड इन द मेन 2A हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास, मैं ऐसे याद रखता हूं, ये दिमाग का बात खत्म हो गई, अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार हमें क्या मिल रहा है कि एक M मिल रहा है, विच इज मेड्यूलरी थायराइड कैंसर, याद है मेड्यूला, कैल्सिटोनिन सीक्रेटिंग जो था वो, और पैराथायराइड हमें मिल रहा है। और हम नीचे आए हैं तो इस बार हमें क्या मिल रहा है इसमें, इसमें हमें मिल रहा है फियोक्रोमेटोसाइटोमा। याद है फियोक्रोमेटोसाइटोमा में हमने क्या पढ़ा था, दिस इज एसोसिएटेड विद मेन सिंड्रोम। ठीक है, और जब हम थर्ड पे आते हैं तो हमारा एक और पी कम हो जाता है, यानी पैराथायराइड वाला कम हो जाता है। इस बार हमारे पास 2M आ जाते हैं, एक मेड्यूलरी और दूसरा कौन सा है, म्यूकोजल न्यूरोमाज आ रहे हैं, और तीसरा हमारे पास इसके अंदर क्या आ रहा है, फियोक्रोमेटोसाइटोमा रह रहा है। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा याद करने की अगर हम कोशिश करें तो मैं ऐसे भी याद करता हूं कि पहले दो में क्या है, पैराथायराइड लाजमी है, और आखिरी दो में फिर क्या है, फियोक्रोमेटोसोमा लाजमी है। अच्छा, थोड़ा सा भले जो सुन भी रहे हैं वो बुक को भी देख ले, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। आई होप सो कि इस न्यूमोनिक के थ्रू, इस मेथड के थ्रू आप लोगों को याद हो गया हो। और जो मेन 2A वाले सिंड्रोम्स हैं वो कौन सी जीन म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, रेट म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे लफ्जों में, सिपिल सिंड्रोम भी कहा जाता है। आपके इरफान मसूद में लिखो, जरूरी नहीं है आपको सिर्फ ये याद हो, 3 P's, 2P 1M एंड देन 2M 1P। अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ कि P का मतलब क्या था, तो इस वजह से मैं याद करा रहा हूँ, पहले में क्या है, पहले दो में पैराथायराइड और आखिरी दो में क्या है, फियोक्रोमेटोसाइटोमा। और पिट्यूटरी सिर्फ पहले में था, मैंने बोला ना कि हम नीचे आ गए तो इस तरह से याद किया था। ये तो सीधा सीधा रट्टे वाली बात थी, और इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं थी कॉन्सेप्चुअल, और मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ जाए। और मेन 2B इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, मार्फिनॉइड हैबिटस आल्सो। व्हाट इज मार्फिनॉइड हैबिटस, मतलब हाँ कि लॉन्ग आर्म्स एंड जो टॉल सा एक गाय होगा। ठीक है, और ये क्या थी, ऑटोसोमल डोमिनेंट थी। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, इसको रिव्यू कर लें या 2 मिनट, फिर मैं सिनेरियोज के थ्रू आप लोगों से पूछूंगा कि ये कौन सा सिंड्रोम है। ठीक है,
सिर्फ 1 मिनट है, जूम वाले भी काइंडली गौर से इसको पढ़ लें जल्दी से, फिर आप लोग अपने दिमाग में कोशिश कीजिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। अच्छा, तो सबसे पहला हमारे पास सिनेरियो क्या आता है? हमारे पास सिनेरियो आता है कि एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल हमारे पास आई है विद अ कंप्लेन ऑफ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग हेडेक्स। सब बंद कर लेना। ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग हेडेक्स हो रहे हैं उसको, एंड शी इज हैविंग गैलेक्टोरिया। ठीक है। इसके अलावा उसको क्या है, शी हैज अ लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हैविंग व्हाट, रिकरेंट अल्सर्स। और जब हमने उनकी क्या की है, व्हेन वी लाइक टुक हिज इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हमें हाइपरकैल्सीमिया मिल रही है। तो ये क्या है, मेन 1 है, मेन 2A है, और मेन 2B है, या इनमें से कोई भी नहीं है? हो सकता है ना कि मैं, गैलेक्टोरिया भी है, हेडेक्स भी है, रिकरेंट अल्सर्स भी हैं, और इसके अलावा इनके क्या हो रहा है, हाइपरकिल्सीमिया। देखो, देखने में कितना आसान था लेकिन सिनेरियो में कितना मुश्किल हो गया। उस्मान बताएगा हमें ये क्या है। व्हाट? मेन 1 उस्मान बोल रहे हैं, अहमद मेन 1, इस्माइल जल्दी जल्दी बताओ। मेन 1, सो यस दिस इज मेन 1 सिंड्रोम, जिसमें हमें पिट्यूटरी का प्रोलेक्टिनोमा मिल रहा है, पेनक्रियास का क्या मिल रहा है, गैस्ट्रिनोमा मिल रहा है, और उधर से हमें क्या मिल रहा है, पैराथायराइड मिल रहा है। ठीक है भाई। अब एक हमारे पास आया है अ टाल गाय विथ लॉन्ग लॉन्ग आर्म्स, और क्या, लॉन्ग जो उसके लेग्स हैं। और जब वो बोल रहा है, उसको ओरल केविटी में ना जब अजीब से जो है वो क्या बन रही है, एलिवेशंस बन रही है। तो जब आपने देखा तो वो क्या थे, न्यूरोमास थे इनटू द टंग। और इसके अलावा जब आपने उससे फर्दर हिस्ट्री ली, तो ही गिव्स द हिस्ट्री ऑफ एपिसोडिक हाइपरटेंशन, या फिर एपिसोडिक उसको क्या होती है, ट्रेकिकार्डिया होती है, हेडेक वगैरह होता है। तो मोस्ट लाइकली द डायग्नोसिस इज मेन 2B। ठीक है भाई, आसान हो गया, आप लोगों को समझ आ गया, आई होप सो, शाबाश कायनात। मेन 2B था ये, तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको याद रहें। और आज हमने पूरी कोशिश की है कि हम चीज़ों को पेस से लेके चलें और अच्छे अच्छे से टॉपिक्स पूरी हों और आप लोग बोर भी ना हो। सो दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। आई होप कि कल तक हम हमारा एंडोक्रिनोलॉजी पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो वंस अगेन, जो जूम पे या जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, उनको मैं वंस अगेन सजेस्ट करूंगा कि ड्यूरिंग लेक्चर डिस्ट्रैक्शंस को, टॉपिक को नोट करने को, या फिर जो है वो इधर उधर देखने को या बुक को पढ़ने को अवॉइड करें। आपने स्ट्रिक्टली जो है वो लेक्चर को ही सुनना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आपको टाइम मिलता है तो आप रीड दे दें और फिर मूव ऑन कर जाए नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके अलावा मैं पिक्चर्स जो है वो ज़्यादातर ग्रुप्स में ऑलरेडी शेयर कर लेता हूँ। और अगर आपको पिक्चर्स चाहिए तो एक तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा क्या कि आप फर्स्ट एड से वो ज़्यादातर पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं, या फिर आप गूगल से भी वो रिलेटेड पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये बात है कि लेक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्री रीड। क्यों? क्योंकि आपको जो वीडियो की एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में बल्कि, तो आपको सारी वो वीडियो की डिटेल्स होंगी कि ये टॉपिक्स करा रहा हूं मैं, ये पेज नंबर है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप वो चीज पहले से पढ़ के आ जाएं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू सो मच।